जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 26 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपने रिपब्लिक डे बड़े ही जोश और उमंग से मनाया होगा। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा ये इनिशिएटिव जो हमने 6 जनवरी 2026 को शुरू किया था, हमारा प्लान ये था कि मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उनको हम डिस्कस करेंगे और सैटरडे और संडे की हम छुट्टी रखेंगे और इन 2 दिनों में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उनको वेरी नेक्स्ट डे यानी मंडे और ट्यूसडे की न्यूज़ में हम इंक्लूड करेंगे, राइट। तो इसी इनिशिएटिव के बाद आज यानी मंडे को गवर्नमेंट हॉलीडे होने के बाद भी हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो भी पिछले 2 दिनों की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक दोस्त का कमेंट था कि थोड़ा राजस्थान की न्यूज़ को थोड़ा और एलोबरेटिव वे में पढ़ाइए। देखो दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट की न्यूज़ है उनको हम बिल्कुल इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, और आप निश्चित रहिए कि 95% जो कवरेज है न्यूज़ का और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप बस अपने एंड से रिवीजन इसका करते रहें, नोट्स अपने बना लें ताकि किसी क्वेश्चन को आते हुए आप गलत ना करें, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, ताकि कवरेज का कोई इशू नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स और मेंस, आरएएस एग्जाम और उसके अलावा जो भी एग्जाम्स होंगे सब में आपको यहाँ से आराम से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता है राजस्थान का एक ही महोत्सव होता है, मरु महोत्सव। हमेशा ये जैसलमेर में ही आयोजित होता है और इस साल 30 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक यानी 30, 31 जैन और 1 फेब यानी 3 दिवसीय ये आयोजन होगा। इसमें जो जो डेवलपमेंट होंगे, आगे जो आउटकम्स आएंगे उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से अवार्ड्स मिले या क्या जो भी की फीचर थे इसके, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आपके इतना ही कि मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होगा 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक। इसी की तर्ज पे शेखावाटी उत्सव भी आयोजित होता है और ये अभी थोड़ी थोड़ी जो प्रसिद्धि है ये प्राप्त करने लगा है, तो ये भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब होगा दोस्तों? ये 2 दिवसीय है, 24 जनवरी और 25 जनवरी। इन 2 दिनों में सीकर में इसका आयोजन होगा। आपको पता है शेखावाटी एक बड़ा अंचल है, उसमें सीकर इसकी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, तो सीकर में इसका आयोजन होगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह। ये 16वां मतदाता दिवस समारोह है राष्ट्रीय, जिसका राज्य स्तरीय जो सम्मेलन कार्यक्रम है वो 25 जनवरी 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ है। इसकी जो थीम है वो है कोई मतदाता पीछे न छूटे, यानी कोई मतदाता न छूटे, पीछे भी नहीं, कोई मतदाता न छूटे, थीम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक ECI नेट करके एक पोर्टल राज्य इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। ये 40 से अधिक ऐप और वेबसाइट को समाहित करेगा अपने अंदर। तो आप याद रखेंगे 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो 25 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ है। कहाँ पे? इंटरनेशनल सेंटर हमारा जयपुर में है, वहाँ पे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, शहद के उत्पादन में भी राजस्थान अच्छी प्रगति कर रहा है और देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की 9% हिस्सेदारी है। और उत्पादन में जो अव्वल जिले हैं वो है अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। एक इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो फिर दोबारा न्यूज़ में था, इसको आप याद रखेंगे। मल्टीपल जगह यूज हो सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी। हालांकि अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें ये फैक्ट चेंज हो जाएंगे, बट बहुत अंतर इसमें आएगा नहीं। और उम्मीद ये है कि हायर साइड में रहे, यानी कि पर्यटक बड़े ही होंगे कम होने के बजाय। तो आप याद रखेंगे टोटल 2024 में 23.1 करोड़ तो घरेलू टूरिस्ट और 20.72 लाख विदेशी जो टूरिस्ट है, पर्यटक है, वो राजस्थान पहुंचे थे। आपको पता है पर्यटन जो है अब सिलेबस में, RS में और बाकी एग्जाम्स में भी जोड़ दिया गया है सीधा, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय भागीदारी यानी कि टोटल इंडिया में जो घरेलू टूरिस्ट पहुंचते हैं उसका 7.8% जो है वो राजस्थान पहुंचता है, और जितने इंडिया में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं उसका 9.9% विदेशी पर्यटक राजस्थान में पहुंचते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडियन न्यूज़ को भी कवर करते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर करते हैं। सबसे पहला ये कि आंध्र प्रदेश में एक होप आइलैंड पे नया स्पेस पोर्ट बन रहा है। यानी आपको पता है स्पेस पोर्ट वो होता है जहाँ पे स्पेस में लॉन्चिंग की जाती है। ठीक है, यानी हमारे जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं उनके लिए जो लॉन्चिंग पैड होता है उसको स्पेस पोर्ट बोला जाता है, और ये आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पे बन रहा है। क्या ये सरकारी है? बिल्कुल नहीं, ये निजी और व्यावसायिक
लॉन्च मिशन के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसरो के लिए नहीं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ऐसा अगर स्टेटमेंट में आता है कि क्या इसरो द्वारा इसको विकसित किया है, जी नहीं, ये राज्य सरकार जो आंध्र प्रदेश की है उसके द्वारा विकसित किया है, और निजी और व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल जो जिनको अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एक फिल्म है सिनर्स, याद रखेंगे आप, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म को ऑस्कर के इतिहास में सबसे ज़्यादा 16 अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, जो कि अब तक सर्वाधिक है। इवन जो टाइटैनिक मूवी थी उसका रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया है। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, नॉमिनेशन क्या होता है, फाइनल अवार्ड क्या होता है। देखो ऑस्कर फिल्म इंटरनेशनल फिल्म में सबसे बड़ा अवार्ड है। ऑस्कर में हर साल जितनी भी इंपॉर्टेंट फिल्म्स होती है जो अच्छी लगती है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं उसके बाद में, तो वो तो एक अलग चीज होगी कि किस मूवी को कितने अवार्ड मिले, लेकिन नॉमिनेशन सर्वाधिक जगह में, यानी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट हीरो, ये सारी चीजें। तो 16 अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। अब अवार्ड मिलने की बात है, उसमें ये सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ देती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी, बट ये आप याद रखेंगे कि नॉमिनेशन में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है। उसके बाद PwC के ग्लोबल CEOs का एक सर्वे, एक रिपोर्ट है। इस सर्वे ने बताया कि इंडिया जो है वो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है। रीज़न क्या बताया है इसने कि GST और PLI जैसी जो योजनाओं का प्रभाव है, जो इनिशिएटिव है, इनके प्रभाव की वजह से जो इंडिया है वह इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए सब्सटेंस मटेरियल भी, फैक्ट भी, और सीधे भी एग्जाम में उस तरह से पूछा जा सकता है। GST आपको पता, आप जानते हैं। PLI स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका फुल नेम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार कुछ प्रोत्साहन देती है। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कोई यूनिट अगर आप इस्टेब्लिश करोगे तो आपको 5 साल में टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे जो लैंड है वो सस्ती मिल जाएगी, आपको जो यूनिट का एक्सपेंशन के लिए जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे होंगे। तो ये आप याद रखेंगे कि जो निवेश के लिए वो सेकंड डेस्टिनेशन है। ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी राइट एक वर्ड है, यानी इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पॉलिटी में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे कानूनी अधिकार जिसके तहत कोई व्यक्ति, खासकर सेलिब्रिटी, अपने नाम, आवाज़, फोटो और छवि के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित कर सकते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, मान लो जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें, आप ले लें आमिर खान। अब अगर कोई व्यक्ति आमिर खान की आवाज़ को या उसकी एक्टिंग के स्टाइल को अगर कॉपी करके और उससे कोई कंटेंट बना के बेचता है, तो ये आमिर खान का राइट है कि वो अपने पर्सनैलिटी राइट के तहत उसको इस्तेमाल करने से रोक सकता है। तो और या तक इसके तहत है ये अधिकार, राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। या ना हमारा जो आर्टिकल 19A है उसके तहत इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान आता है। तो सबसे पहले विकास, जो वकील है विकास पहवा, ये देश के पहले व्यक्ति बने हैं, ठीक है, जिनको दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये संरक्षण दिया है। तो पूछा जा सकता है पॉलिटी के क्वेश्चन में ये नाम भी सीधा, और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 19A राइट टू प्राइवेसी के तहत पर्सनैलिटी राइट आने, यानी कोई जो फेमस व्यक्ति है उसके अनुमति के बिना उसकी जो चीज़ें हैं, नाम, फोटो, आवाज़, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने ऐड कर दिया है। सेमोजी इल्किये विरुद्ध, ये एक अवार्ड शुरू किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, यानी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की है। इसमें जो भाषाएं इंक्लूड है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और बंगाली, मराठी। ठीक है, हिंदी इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको पता है पॉलिटिकली किस तरह हिंदी के अगेंस्ट में साउथ इंडियन स्टेट हमेशा से एक वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स भी रही है और उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा भी रहा है। तो ये बाय एंड लार्ज उन्होंने शुरू किया, अच्छी पहल है, लेकिन अगर हिंदी को भी इंक्लूड करते तो अच्छा होता। तो ये आप याद रखेंगे, और कहीं आपको स्टेटमेंट में हिंदी दे दें और आप उसको राइट कर दें तो ऐसा नहीं करना है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी कि गुजरात का जो साणंद है, गुजरात का एक तहसील है साणंद, वहाँ पे देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी वहाँ सैटेलाइट बनेंगे।
और ऐसी वो प्राइवेट यूनिट है। अभी तक आपको पता सैटेलाइट कहाँ बनते थे, इसरो का ही जो सैटेलाइट सेंटर वहाँ पे सैटेलाइट का निर्माण किया जाता था। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में पहली यूनिट एस्टेब्लिश हुई है कहाँ पे, गुजरात के साणंद में, और इसको नाम दिया पामनारो। पामनारो आप याद रखेंगे, पामनारो, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, पीवी सिंधु है जो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये देश की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई जिसने 500 सिंगल्स खिताब जीते हैं, यानी 500 अवार्ड जीते हैं सिंगल खेल के जीत हासिल करके। तो ये और विश्व में ऐसी छठी खिलाड़ी बन गई, यानी इससे पहले 500 अवार्ड्स सिंगल जीतने वाले 5 प्लेयर्स इससे पहले थे, ये छठे हैं। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है डी बैंकिंग, पूछा जा सकता है आपसे सीधे, डी बैंकिंग क्या होता है। ये देखो दोस्तों, होता है क्या, जब किसी बैंक किसी सरकारी नियम का मान लो उल्लंघन हो रहा हो, या कोई और जोखिम हो, या कोई कानूनी नियमों की अवहेलना कर रहा हो, तो उस व्यक्ति का अकाउंट क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, यानी सभी सर्विसेज देना बंद कर देता है। इसको बोला जाता है डी बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हमारी एक स्कीम है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी मिशन के तहत, ठीक है। ये राष्ट्रीय और उसी का एक हिस्सा है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, यानी कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना, ये एक मिशन हमारे यहाँ है। इसके तहत कुछ सेंटर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर उनको बोलते हैं। सीधा पूछा जा सकता है कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है। देखो दोस्तों, ये क्या है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ही कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी आपकी ये सोसाइटी है मान लो, ठीक है, इस सोसाइटी को ही कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। देखो होता क्या है, मान लो किसान है एक, अब उसको फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद का ट्रैक्टर खरीद सके, ठीक है, और या उसके मान लो उसके पास ट्रैक्टर है लेकिन थ्रेशर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक ऐप के माध्यम से, ऐप क्या है, राजस्थान किसान कस्टम हायरिंग ऐप, इस ऐप के माध्यम से थ्रेशर की बुकिंग इस ऐप पे कर सकता है। तो जो नियर बाई आपका ग्राम सहकारी समिति होगी वो आपको बहुत ही कम रेट पे वो पर्टिकुलर जो कृषि उपकरण है वो प्रोवाइड कर देगा। इससे आप अपना काम करेंगे और दोबारा वहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। तो ये मेनली कस्टम हायरिंग सेंटर का काम होता है। उनका उद्देश्य क्या है, देखो इस मिशन का और कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य है लागत में कमी करना, यानी एक तो वो मान लो 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदे और एक वो है 500 रुपये रेंट पे या किराए पे वो उस मशीन का यूज करे और वापस डिपॉजिट कर दे। तो ये इस हिसाब से। दूसरा, उसके प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी, और किसानों को की आय को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके माध्यम से कौन कौन से है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, ड्रिल मशीन है, प्लाऊ है, थ्रेसर है, और भी 1-2 इक्विपमेंट है जो इन कस्टम हायरिंग सेंटर पे किसानों को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल है, आपको पता है कि बहुत सारी ट्रेजेडी 2025 में उत्तराखंड और हिमाचल में हुई है, और उसके जो मेजर रीजन्स है वो है कि हिमालय की जो परिस्थिति है, जो इकोलॉजी है हिमालय की, वो काफ़ी गड़बड़ कर दी है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बना के बहुत सारे होटल्स का निर्माण हो गया, ऐसे एरियाज़ में हो गया जहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इस हिसाब से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और इसी के मद्देनज़र एक हमारी जो चारधाम जो सड़क है, उस सड़क को सरकार ने बड़ा करने का एक प्रोजेक्ट, यानी अभी वो 2 लेन है उसको 4 लेन बनाने का एक प्रोजेक्ट सरकार लेके आ रही है। तो इसी के अगेंस्ट में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, राइटर हमको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता है कि जलवायु और जलवायु परिवर्तन और उसके जो परिणाम है ये हमारे सिलेबस का सीधा हिस्सा है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि आपदा से बचाव प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि आपदा पैदा करने वाले प्रोजेक्ट। यानी ये मान लो चारधाम जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट के बजाय आपदा से कैसे बचा जाए इसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। दूसरा, 2025 में 331 दिन जो 2025 के थे उसमें जलवायु आपदाओं का सिलसिला जारी रहा और लगभग 4000 लोगों की मौत हो गई, और हिमाचल और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आप सबने न्यूज़ में लगातार ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के तहत 7000 जो देवदार के पेड़ हैं उनको काटा जाएगा। 7000 तो देवदार के और अन्य भी अनेक प्रजातियों के पेड़ कटेंगे। और उत्तराखंड का जो वन विभाग है इसने इन पेड़ों को काटने की परमिशन भी दे दी, और इस परमिशन से 43 हेक्टेयर जो जंगल है वो कट जाएगा। और उसके बाद ये सड़क जो चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए 43 हेक्टेयर जो जंगल है वो कट जाएगा। तो बहुत ही चिंताजनक है। राइटर इसमें आगे बताते हैं कि गंगोत्री का जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहा है, और हम सब वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इस घाटी में ऐसे हिमनद बन रहे हैं। यानी जब ग्लेशियर क्या होता है, एक आपको मैं समझाता हूँ, एक स्टैटिक बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर पिघलने
की फिनोमेना नहीं है तो बहुत मजबूत होता है, तो ये आसानी से अस्थिर नहीं होता, यानी आसानी से ये गिरता नहीं है या फिर भूस्खलन वगैरह इसमें नहीं होता। लेकिन जब ये पिघलने लगता है तो ये अस्थिर हिमनद में यानी इनस्टेबल हिमनद में कन्वर्ट हो जाता है। और धराली जो आपदा हुई थी उत्तराखंड में, वो आपदा इसी अस्थिर हिमनद के कारण हुई थी। आगे राइटर ये बता रहे थे कि देवदार जो है वो हिमालय के लिए जीवन रेखा है। उसके रीजंस क्या है? एक तो देखो ढलानों को बांधती है। पेड़ क्या है? पेड़ की जड़ें होती है, और जो ढलानों पे अगर पेड़ खड़े हैं तो वो ढलानों को बांध के रखते हैं। तो बांधते हैं तो उससे क्या भूस्खलन नहीं होता, और हिमस्खलन, भूस्खलन और ग्लेशियर के मलबे से भी बचाव ये पेड़ करते हैं। और नीचे जो गांव बसे हुए हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं इसकी वजह से। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ बताते हैं राइटर की हिमालय के पानी की जो गुणवत्ता है वो भी इससे बनी रहती है। ठीक है, कैसे? देवदार के पेड़ों में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। उनकी जो छाल और लकड़ी जो होती है उसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, और जब ये पत्तियां और जैविक सामग्री नदी में जाती है तो नदी में हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है और अच्छे जो बैक्टीरियाज है वो बढ़ जाते हैं। इससे नदी में प्रदूषण कम होता है और नदी नेचुरली अच्छी रहती है, उसका पानी पीने लायक रहता है। तो राइटर ने यहाँ 2 रीजन बता दिए। एक तो जड़ें जो है देवदार के पेड़ों की वो ढलानों को बांध के रखती है, जिससे भूस्खलन रुकता है, ग्लेशियर के मलबे से भी बचाव होता है। और दूसरा, देवदार के पेड़ों में एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं जो नदियों में जो है पानी की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इनका प्रभाव बताते हैं राइटर वो ये कि जंगल को ठंडा वातावरण बनाते हैं ये हिमनद। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लेवल जो है पानी में उसको भी अच्छा स्तर उसका बनाए रखते हैं। ठीक है, और अगर ये जंगल कटेंगे तो जो ठंडा वातावरण है वो गर्म में बदलेगा, तो हवा और जल दोनों गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, और नदी की जो स्थिति है, नदी के पानी की जो गुणवत्ता है वो भी बिगड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने देवदार के काटने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने 7,000 पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी, और 43 हेक्टेयर भूमि से सीधे तौर पर देवदार के जंगल की प्रभावित होगी। आगे कुछ बातें और राइटर इसमें करते हैं कि वन विभाग ये बोल रहा है कि हम इन पेड़ों को ट्रांसलोकेट कर देंगे। देखो समझो दोस्तों, मान लो एक पूरा इकोसिस्टम है, ये एक जंगल है। ठीक है, यहाँ देवदार के पेड़ है। ठीक है, अब वन विभाग ये बोल रहा है कि ये पेड़ों को यहाँ से उखाड़ के और हम कहीं और लगा देंगे। लेकिन आप समझो, हर एक पेड़ ही नहीं होता, उसके आसपास का इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम बनने में कई सारे साल लगते हैं। तो दोबारा लगाना ये पेड़ों उखाड़ना काटने जैसा ही है, इससे कोई विशेष बदलाव नहीं आना। जो नुकसान अपने प्रकृति को होना है वो बिल्कुल होके रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे राइटर देते हैं कि 700 किलोमीटर का ये 4 धाम हाईवे बनेगा, और 700 किलोमीटर पे 800 से ज़्यादा भूस्खलन वाले जोन बन गए हैं। आप सोच के देखिए ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा लोगों के लिए भी जो यहाँ ट्रेवल करेंगे, कि वो कितना रिस्क जोन में ट्रेवल वहाँ पे करेंगे। एक राइटर एक और बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताते हैं कि राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम ये 2014 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन योजना के तहत सरकार लेके आई थी, ये उसके भी अगेंस्ट में है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं राइटर कि ये शॉर्ट टर्म लाभ की प्राथमिकता को दिखाता है, यानी हम ये सोचें कि हमारे लिए यात्रा आसान हो जाए, लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक जो नुकसान कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और आगे राइटर बोलते हैं कि हिमालय के बिना भारत नहीं है, और ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यानी हमारा जो उपमहाद्वीप है उसका आधार है, और इसने हमारी धरती को उपजाऊ बनाया है, हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, और भारत हिमालय की वजह से ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के किसी भी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, या हिमालय की इकोलॉजी, ज्योग्राफी में यह सवाल पूछा जा सकता है, तो वहाँ आपके पास में एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाता है। आप जो भी इम्पोर्टेंट 4-5 जो की लाइंस, जो सजेशन और जो इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज़ जो राइटर ने करी है उनके नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला और हमारा ये लास्ट आर्टिकल है वो है R&D। आपको पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका तकनीक विकास होना बहुत आवश्यक है, और तकनीक विकास के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी अगर रिसर्च होगा किसी चीज़ पे तभी तो हम कोई नई टेक्नोलॉजी खुद से ले आएंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया का जो रिसर्च में जो खर्च है भारत सरकार का, वो काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी कम रहा है और अभी भी स्टेबल ही बना हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक चिंता का विषय है। और आप दूसरी तरफ चाइना देखेंगे जिससे हम कंपटीशन करते हैं, उसकी यूनिवर्सिटीज़ में R&D का लेवल इतना है कि वो हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ के लीडन की जो भी एक रैंकिंग आई उसमें फर्स्ट नंबर पे आए। तो इसी के एक सरकार एक योजना लेके आ रही है, और उसी के क्रिटिसिज्म में राइटर यहाँ पे कुछ बातें बोल रहे हैं। सरकार क्या चाह रही है कि जो विदेश में जो भारत की प्रतिभा है,
यानी कुछ लोग जो भारत के बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो बाहर विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उन स्कॉलर्स को इंडिया में लेके आना। तो ये सरकार की मोटी मोटी योजना है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर्स। इसका उद्देश्य है देसी मूल के हमारे यहाँ के जो शीर्ष शोधकर्ता है उनको और वैज्ञानिकों को भारत में लाना, ताकि ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इस प्रोग्राम के तहत अगले 5 साल में 120 रिसर्च फेलो को इंडिया में लाना है, वो सपोर्ट करना है, ठीक है। ये कदम तो स्वागत योग्य है, राइटर ये कह रहे हैं, लेकिन परिणाम के लिए लंबे समय का समर्पण जरूरी है। यानी इस जो पॉलिसी है उसमें लॉन्ग टर्म का हमारा विजन होना चाहिए और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसमें मिलना चाहिए। इसमें मौलिक R&D क्षमता बनानी चाहिए हमें अपनी खुद की, यानी जो जिसपे तकनीक हम खुद विकसित कर सकें, और एक मजबूत IP पाइपलाइन विकसित करना भी शामिल होना चाहिए। देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी ने R&D किया, R&D करके कोई नई टेक्निक लेके आए, अगर इसका IP यानी उसको अगर उसके राइट नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने ये डेवलप करी है, और अगर राइट नहीं मिलेंगे तो वो क्यों मोटिवेट होगा। और IP में क्या होता है, मान लो कोई आप नई टेक्निक लेके आए हैं, कोई नया किसी दवाई का कोई फॉर्मूला लेके आए हैं, तो आपको 20 सालों के लिए मान्यता मिलती है कि 20 साल तक सिर्फ इसका प्रोडक्शन है वो आप ही करेंगे और इसकी जो रेट है वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। 20 सालों के बाद बाकी कंपनीज इसको यूज कर सकती है। तो इसके लिए भी राइटर यहाँ बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ R&D और इनोवेशन दौड़ में देर से आए हैं, हमने काफ़ी डिले कर दिया था सबसे पहले ही। जैसे आप बोलोगे कि हम लगभग 20 वर्ष चाइना से पीछे हैं, यानी जो रिफॉर्म हमने 99 में किए वो चाइना 1970 के दशक में ही शुरू कर दिया था। R&D में भी उन्होंने बहुत पैसा लगाया और हम अभी भी 0.64 से 0.66% हमारी टोटल GDP का R&D पे खर्च करें, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम है। हमारा लक्ष्य लगभग 2 से 3% ऑफ GDP खर्च होना चाहिए, जो कि नहीं है। और निजी सेक्टर का जो योगदान है R&D में खर्च का वो भी करीब 34% है, जो कि वैश्विक रूप से बहुत कम है। जितने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश या फिर चाइना, उनका सबका 50% या 50% से अबोव है। ये हमारे निजी सेक्टर का भी शॉर्ट टर्म जो हमारा गेन है, जो लाभ है, उस पर फोकस दिखाता है। यानी निजी सेक्टर ये सोचता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा पैसा R&D पे खर्च करूंगा तो इसका मुझे फ़ायदा देर से मिलेगा, तो वो इस तरह के ही रिसर्च करता है जिससे उनको तात्कालिक फ़ायदा हो, और तात्कालिक फ़ायदे की वजह से वो रिसर्च है वो कम इन्वेस्टमेंट इसमें करता है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें बोल रहे हैं कि IP स्वामित्व है, सार्वजनिक फंड से निजी पूंजी आकर्षित करने के तरीकों में बुनियादी बदलाव नहीं हुआ तो PMRC जैसी जो अपेक्षा से इनकी जो अचीवमेंट है वो कम ही रहेगी। यहाँ सारी बात राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। आप अपना ध्यान रखिए और एक बार और आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।